धन्यवाद अर्चना। मंच को सादर प्रणाम। आप सभी लोगों को नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी तक शुरू से ही, इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही बहुत कुछ बताया जा चुका है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा जोड़ना नहीं चाहता, ना ज़्यादा टाइम ख़राब करना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ ये प्रार्थना है कि यूनेस्को ने जिस तरीके से 2013 को मिलेट ईयर घोषित किया है, इसके पीछे एक बड़ी कवायद है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस बाबत लिखा गया, बहुत जगह इस चीज़ को समझा गया कि अब हम लोग पिज़्ज़ा और बर्गर पे आ चुके हैं, जो हमारे पारंपरिक अनाज है उनको छोड़ चुके हैं। तो हमें जाना है। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी बोलती थी कि ज्वारी और बाजरा, शायद दादी जी हैं, इन्होंने खाया होगा। ज्वार और बाजरा, ज्वारी बोलते थे और बाजरा बोलते थे, उन्होंने खाया था। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, वो कुछ एक जी सर, सॉरी मैं बीच में रोक रही हूँ, पर 0699 होंडा सिटी जिनकी भी है तो प्लीज़ गाड़ी थोड़ा सा हटा दीजिए, वहाँ पे कुछ अव्यवस्था हो रही है, काफ़ी सारे लोग शायद वहाँ पे खड़े हो गए। 0699 होंडा सिटी है, वाइट कलर की। 0699 होंडा सिटी। सॉरी सर, डिस्ट्रैक्शन। होंडा सिटी वाइट है किसी की? हाँ, वो रास्ते में खड़ी है ना, वो बहुत परेशान। तो वो ज्वारी और बाजरा आज पहाड़ से गायब हो चुका है, और हमारे सामने सामने कौड़ी, चीना, मुझे आदरणीय नवानी जी ने बताया था, लोकेश नवानी जी ने, कि चीना भी करके एक अनाज होता था जिसको कि हम आज नहीं देख रहे हैं। कौड़ी भी लुप्त हो चुका है। अब मंडवे की और झंगोरों की बारी है। कम से कम वो अभी जीवित है, और हमें सभी को ये संकल्प लेना होगा कि हम इसको जीवित रखें। आप अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करें। मैं कोई इसमें ये नहीं बोल दिया, इसमें कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है कि इमोशनली हम उसको एक्सेप्ट करें। इमोशनल नहीं, उसकी जो गुणवत्ता है, आज यूनेस्को ने अगर उसको मिलेट ईयर घोषित किया है तो उन्होंने कुछ सोच के किया होगा, कुछ समझ के किया होगा। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है कि ये मिलेट जो है किस प्रकार से हमारी लाइफ में हमारे को स्वास्थ्यवर्धक है। तो लेकिन हम धीरे धीरे करके, हमें प्रकृति ने इतनी बड़ी नेमत दी है और हम उसको भूल रहे हैं। तो कौड़ी चीना की तरह झंगोरा और मंडवा न हो, इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। ये हमारा सामूहिक प्रयास है। अभी तो मंजू जी बता रही थी कि यूनेस्को, सॉरी क्या नाम, प्रिंस चार्ल्स और बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है, खा रहे हैं। सरकार ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है, लेकिन सरकार या कोई भी वीआईपी इसको बचा नहीं सकता है। इसको बचाना है तो समाज को आगे आना पड़ेगा। तन्मय जी ने बोला था कि हमारी समाज की पहल है, और हम समाज की तरफ से अगर आगे आएंगे तो शायद ये चीज़ें वापस पुनर्स्थापित हो पाए। डॉक्टर जयंत नवानी साहब बैठे हुए हैं, एक दिन मेरे से बोल रहे थे कि बोला, मेरे पास जो भी पुरानी लेडीज़ आती हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि अपनी सासों को धन्यवाद दो कि तुम्हारी सासों ने तुमको जो है गेहूं और चावल नहीं दिए, बल्कि मंडवा और झंगोरा खिलाया। हालांकि वो सास ने तो उस समय पे शायद इसलिए खिलाया कि बहू को ज़्यादा अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो बात उनकी वो सही थी कि आज जो है वो 60, 70, 80 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त है, कोई शुगर नहीं है, कोई वो नहीं है। मैं खुद, मेरे को डॉक्टर ने बोला था 350 मेरा शुगर लेवल हो गया था, और मैंने जो है अपनी दिनचर्या में मिलेट्स को यूज़ करना शुरू करा। मैं पहले भी खाता था, लेकिन कभी कभार खाता था। अब मैंने रोज़ाना करा कि मैं सुबह ढवाड़ी रोटी खाता हूँ, दिन में फिर झंगोरा की खीर खाता हूँ, या सॉरी खीर नहीं, झंगोरा खाता हूँ या छंचिया बना के खाता हूँ, और शाम को भी जो है ढवाड़ी रोटी खाता हूँ। और आप मानेंगे इस बात को कि डॉक्टर साहब जो कि बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के बाद बोला कि आप दवाई खाना एक टाइम बंद कर दो, एक ही टाइम खाइए। इतना फ़र्क है इन चीज़ों के ऊपर। तो ये जैसे कि हमने धार में भी एक पहल शुरू करी है कि हम 100 रुपये, मात्र 100 रुपये से अपना एक मैंडेट फॉर्म भरेंगे। जो हमारे कैशियर हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और 100 रुपये से हम अपना मैंडेट फॉर्म भरेंगे, जिसमें कि हमारे 1200 रुपये हो जाते हैं पूरे साल भर के। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। शायद हमारे
भोजन में अगर हम 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद अगर हम 1,000 रुपये का सामान लेके और अपने घर में रख देते हैं और हम उसको खाते हैं, अपनी दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, तो शायद हमें भी फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं इस उत्पादकता को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब सामान बिकेगा तभी तो पैदा होगा। नहीं तो पैदा करने वाला क्या कर रहा है हमारे यहाँ। आजकल मैं माँ से पूछ रहा था कि झंगोरा, तो वो बोलती है कि नहीं हम क्या करेंगे, गाय को खिला देते हैं पींडे के रूप बना के, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है। और वही झंगोरा हम यहाँ पे 100 रुपये किलो खरीद रहे हैं आज। और बड़े दुख की बात है कि पहले हम बोलते थे कि हम गांव से जब आते थे तो हम गांव से जो है कट्टे भर भर के लाते थे, गाड़ियाँ भरी होती थी, झंगोरा, मंडवा, ये सब चीज़ें, दालें। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया था कि जब आओगे तो झंगोरा और मंडवा लेके आ जाना, और मैं यहाँ से लेके गया था। तो इस स्थिति को जो है ना आने दें। हमने गलती करी है और भोगना भी हमें ही है और इसको सुधारना भी हमें ही है। मेरे ख्याल से जो हम मेरी उम्र के या मेरी उम्र से थोड़ा सा बड़े हैं या थोड़ा सा 5-10 साल छोटे हैं, ये हमारी गलती है। गलती बोलिए चाहे परिस्थितिवश एक भूल हुई है, उसको सुधारने का काम भी हमें अपनी अगली पीढ़ी को वो सब कुछ देना है जो हमें देना चाहिए। तो मैं आप सभी से अंत में एक और प्रार्थना करूंगा कि कृपया ज़रूर, हमारा उद्देश्य है कि हम 1000 लोग अगर अपने भोजन में अपने पारंपरिक अनाजों को शामिल करें तो हमें भी स्वास्थ्य लाभ होगा। प्लस साथ साथ हम ये भी धात की तरफ से ये भी हम वो कर पाएंगे कि हमने 1000 लोगों के तक जो है अपने मिलेट्स को पहुंचाया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि मेरी दादी यहाँ पे बैठी है, 86 साल की है, और उन्हें कोई भी बीमारी जो हम लोग सुनते हैं ना, शुगर, डायबिटीज़, वो मतलब डायबिटीज़, बीपी, ये वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उनके बगल में बुढ़ी जी बैठी है, वो भी 80+ हैं, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो यही जो पुराने लोगों ने अच्छा अनाज खाया उसका फ़ायदा है, और बिल्कुल हम सबको भी नियमित रूप से शुरू करना चाहिए। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ, मैं अपने परिवार के लिए अभी मैंडेट भर के जाऊँगी और एक 100 रुपये का मैंडेट हर महीने का फंची का मैं आज से स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरे नए साल का संकल्प है। तो अब अगला जो हमारा पेज है वो है कोना कक्षा का। उसके बारे में बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी गणेश उनियाल जी को, जो संस्थापक है कोना कक्षा के। और मैं चाहूँगी एक बार सब लोग ज़ोर से तालियां बजा दें, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में कोना कक्षा का 600 से भी ज़्यादा स्कूल्स में अब शुरू हो चुका है। तो गणेश उनियाल जी। सभी को मंचासीन अतिथिगण और सभी उपस्थित सज्जनों, मेरा नमस्कार। नए साल की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और मैं अपनी तरफ से भी आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। कोना कक्षा का, जैसे कि अभी सारी बातें हुई कि धात क्या है, धात एक समाज है और धात के जितने भी कार्यक्रम हैं वो समाज के ही सहयोग से चलते हैं। उसी का एक कार्यक्रम है एक कोना कक्षा का, और ये भी पूर्णतया समाज के सहयोग से ही चलता है। हम लोग, धात का अर्थ जैसे आप जानते हैं, धात का अर्थ है धै लगाना। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं धै लगाते हैं, लोगों का आह्वान करते हैं कि आइए हमारे इस काम में हमारा साथ दीजिए। और इस धै का परिणाम, मैं स्वयं भी इसी धै का परिणाम हूँ। मैं भी इस धात में जो है एक कोना कक्षा का देने के लिए ही आया था। तब मुझे ये नहीं पता था कि शायद मुझे इतनी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन फिर जिम्मेदारी दी गई और मैं उसको निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये मैं खुद नहीं कह सकता, लेकिन कोना कक्षा का कार्यक्रम हमारा समाज का सहयोग, शिक्षा में रचनात्मक सहयोग का एक समाज का कार्यक्रम है। और ये हम जो है विभिन्न सार्वजनिक शिक्षा में आपने एक चीज़ देखी होगी, एक तो पलायन और दूसरा शिक्षा का व्यवसायीकरण। ये दो चीज़ें सार्वजनिक शिक्षा के लिए संकट पैदा किया इन्होंने। तो अभी आज की परिस्थितियों में सार्वजनिक शिक्षा के जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें केवल वही समाज रह गया जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक बिल्कुल कटु सत्य है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर वो समाज है कि जो कुछ ऐसा भी बहुत बड़ा परसेंटेज उसका ऐसा है कि जो लोग, जिनको पढ़ाई से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है,
तो वो एक वहाँ पर एक बहुत बड़ा संकट है। तो इस संकट में हम लोग कैसे अपना सहयोग कर सकते हैं, समाज कैसे सहयोग कर सकता है, तो इसके लिए हमने एक कोना कक्षा का कार्यक्रम एक शुरू किया, जिसमें कि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छी किताबें भेजते हैं ताकि वो बच्चों में एक पढ़ने की रुचि बढ़े, उनको लगे कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए और उनका कुछ ज्ञानवर्धन हो सके। तो इस तरह से हम जो है इसमें NBT, NCERT, प्रथम बुक्स, एकलव्य प्रकाशन, इनकी छँटीवीं किताबें, कुछ सेलेक्टेड किताबें हम लोग स्कूलों में भेजते हैं, जो कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम खरीद करके भेजते हैं। और विद्यालयों में हम मासिक पत्रिकाएं भेजते हैं, जैसे चंपक, ये बाल पत्रिकाएं, इनमें अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं, बच्चों को बहुत अच्छा इससे ज्ञान मिलता है। तो इस तरह से हम ये पत्रिकाएं भेजते हैं। और सामान्य ज्ञान GK के ऊपर भी हमारा प्रयास रहता है। जो इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ पे हम GK का पैकेज और GK की मासिक पत्रिका भिजवाते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे समाज के सहयोग से ही चलते हैं। और इस समय हम लोगों ने 2018 में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, तब हमने इसको 28 कोनों के साथ में देहरादून से शुरू किया था। उसके बाद जो है 19 में ठीक चला, 20 और 21, फिर 21 और 22 का, 20 और 21 का तो पूरा साल जो है कोरोना की भेंट चढ़ गया, हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। लेकिन अब हम इसको जो है, अब हम इसकी संख्या हमारे 600 कोनों की पूरे उत्तराखंड में हो गई है, जो कि पूरे इंटीरियर क्षेत्रों से लेकर के, देहरादून से लेकर पिथौरागढ़, मुनस्यारी, चमोली के देवाल, नीतीमाणा, इस तरह के जो इंटीरियर क्षेत्र हैं वहाँ तक भी हमारी पहुँच बन गई है। और ये आपको आश्चर्य होगा कि इन 600 कोनों के पीछे आप लगा लीजिए 600 लोग हैं। धात का इसमें अकेला कुछ नहीं है, वो 600 लोग इन कोनों के पीछे हैं। और इससे हम जो है उन बच्चों को एक अच्छा एक साहित्य उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमारा अगला टारगेट है कि हम इसको बहुत जल्दी, मार्च तक का हमारा टारगेट है कि हम इसको 1000 कोनों तक अपना इस कार्यक्रम को पहुँचाएँ, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी विशेष अपील रहेगी कि वो इस कार्यक्रम को अपने तक ही सीमित न रखें, अपने रिश्तेदारों, परिचितों, जानकारों से सबसे इसको साझा करें और उनको भी प्रोत्साहित करें कि वो भी अपने किसी एक स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम शुरू करें। इसमें जब हमने मेरे गांव का स्कूल का जब कॉन्सेप्ट जोड़ा, तो लोगों ने इसमें बहुत अच्छा समर्थन हमें मिला कि उनको अपने गाँव से जुड़ने का एक मौका मिला। तो उनके गांव से जब वो अपने गांव के स्कूल से जुड़े, तो फिर बहुत कुछ चीज़ें हमें ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे। स्वयं मैं भी उसमें शामिल हूँ कि जब मैं गांव जाता था, मैं अपने गांव के स्कूल में कभी नहीं गया, लेकिन जब इस कार्यक्रम से जुड़े तो हमने उसके बारे में भी जांच पूछ की कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसे बहुत से लोगों ने हमें बताया कि हम पहले कभी अपने स्कूल में नहीं गए थे गाँव के, लेकिन अब हम जब गाँव जाते हैं तो हम स्कूल में ज़रूर जाते हैं। और स्कूलों की जो बदहाली जब उन्होंने देखी, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम और भी कुछ काम किए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि समाज जुड़े और समाज उसके लिए अपने गाँव के स्कूल के बेटरमेंट के लिए, अच्छे के लिए कुछ और काम भी करे। तो मेरी सबसे ये अपील रहेगी। हमारा ये कार्यक्रम बहुत छोटा कार्यक्रम है। हम 100 रुपये महीने का या 1200 रुपये साल से हम जो है किसी भी विद्यालय में आपके नाम से कोना स्थापित करते हैं। उसको आप स्वयं अपने नाम से या अपने किसी प्रियजन की स्मृति में या अपने किसी गुरु की स्मृति में, किसी भी तरह से आप उसको लागू कर सकते हैं। उसके लिए हम आपके लिए सहयोग के लिए तैयार हैं। आपका सहयोग हमें चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ में मैं अपना विचार यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और इसी कोना कक्षा के चलते अभी हाल ही में मेरा भी अपने पापा के स्कूल मवाधार इंटर कॉलेज पौड़ी गढ़वाल में जाना हुआ, और यकीन मानिए बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि मैं अपने गांव कभी नहीं गई हूँ, जो मेरे पापा का गांव है, यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बढ़ी हूँ, लेकिन एक जुड़ाव था अपने पहाड़ों से। लेकिन जब मैं वहाँ पापा के स्कूल में गई, पूरा रास्ते में पापा बता रहे थे ये गांव पड़ता है, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से हम पैदल आते थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक टाइम पे आंखें तक भर आई थी, मतलब ये सोच के कि अच्छा कभी पापा यहाँ से आते रहे होंगे। तो वो जो जुड़ाव मैंने महसूस किया, उसके लिए धन्यवाद कोना कक्षा का। और वो हम में से कोई भी कर सकता है, मुझे लगता है कि जहाँ हमारे माँ बाप पढ़े हैं या वो अगर बाहर भी निकल गए हैं, लेकिन जो हमारा गांव है उसका जो स्कूल है, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनसे जुड़ सकते हैं। बहुत सुंदर एक माध्यम है। और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि मार्च तक हम हमारा जो एक लक्ष्य है 1000 कोनों का, वो ज़रूर पूरा करके दिखाएंगे। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी वीरेंद्र खंडूड़ी जी को, जो हरेला का जो हमारा तीसरा पेज है, और हरेला को एक नेशनल लेवल पे पहचान दिलाने में बहुत बड़ा श्रेय धात का है। और उत्तराखंड में तो हरेला को एक जो पहचान मिली, जैसे कि अभी सर ने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि मुख्यमंत्री आवास तक हम हरेला को लेके गए हैं, और इस बार तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में तक धात के साथियों ने हरेला मनाया है। तो ये अचीवमेंट है धात का। उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे हमें वीरेंद्र खंडूड़ी जी। नमस्कार।
सभी को नए साल की बधाई हो। और जैसा कि अब तक सारी अच्छी बातें मेरे ख्याल से कह दी गई हैं थोड़ा सा हरियाणा के मामले में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने जब कोरोना की बात चल रही थी, तो कोरोना के समय ही हमने 2-3 साल पहले जब ये जगह हमें मिली थी, तो जैसे नदी है पथरीली वैसी ही नदी थी, तो हमने 2-3 साल में जितने हमसे हो सका और जितना हो गया स्मृति वन का हमने मतलब मैं ये कहता हूँ कि जैसे दाद के अंदर वो ताकत है कि अब शासन ने हरेला की छुट्टी करी, एगास की छुट्टी करी, और दाद की जो 10-12 साल की पुरानी हरेला की जो पूरा 1 महीने का जो कार्यक्रम चलता है, पहले उन्हें स्कूलों में लेके गए, समाज के बीच लेके गए, और अब इसमें तो हमने इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखा कि 2 साल के अंदर या पूरे पेड़ लगभग लग चुके हैं। अब ज़रूरत है उनको मतलब एक तरह से सामूहिक श्रमदान की और उनकी मतलब रख रखाव की। उसी के साथ जैसे मित्रवन एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और फूलों की ढाल शुरू हुआ है, बाल वन शुरू हुआ है, तो एक समाज से एक अपील ये रहेगी कि शासन एक दिन का मनाता है हरेला, और बाकी जो है वो 1 महीने का जो धार्मिक रूप से वो 1 महीने का मनाया जाता है। और धात क्योंकि पूरे साल का एक वो लेकर चल रहा है, चाहे एक कोरोना कक्षा का है चाहे पंची का है, तो उसी के रूप में हम मतलब जो अपनी ग्रीन बेल्ट को बचाने की कोशिश या एक नया पौधारोपण की कोशिश वो हम करें। और जैसे कि उसमें है कि हम या तो हम श्रमदान करें अपना, मतलब महीने में संडे को जैसे हम लोग आते हैं अक्सर, हम तो हर संडे आने की कोशिश करते हैं, तो मतलब जितना आप आ सकते हैं। और बाकी हमने जैसे हम जो उसके लिए हमें आर्थिक रूप से हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो 100 रुपये महीने का हमने इसका रखा हुआ है। मतलब आपके पास जो है वो जिसे बोलते हैं कि आप जिस रूप से भी जुड़ना चाहें, आप श्रमदान करना चाहें, आप 100 रुपये मैंडेटरी जिसे बोलते हैं कि जो हमने अपना एक हेल्पर टाइप का रखा हुआ है जो पूरे उसमें कर रहा है उसके लिए, तो इसलिए आप सहयोग कर सकते हैं। और बस मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो चुका है तो सर ने बताया कि हरेला में हमने स्मृति वन में वाकई में बहुत बदलाव देखे हैं, और आज जो स्मृति वन आप देख रहे हैं शायद कुछ साल पहले देखते तो आपको यकीन भी नहीं होता कि ज़मीन पे ऐसा कुछ हो सकता है। और मुझे लगता है 2-4 ही सालों में जब ये पौधे और बड़े हो जाएंगे तो यहाँ जगह वाकई देखने लायक होगी। तो और जो अंतिम हमारा जो पेज है पुनरुत्थान, जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है धात का, पिछले 9 वर्षों से चल रहा है, 2013 की आपदा के बाद से, उसके बारे में कुछ बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं श्री विजय जुयाल जी। और आप बहुत ही ज़्यादा सामाजिक रूप से एक्टिव हैं, उनसे हम सभी प्रेरणा लेते हैं। इस उम्र में भी कई सारी वहाँ पहाड़ में लड़कियों की शादियों में वो शामिल हुए, शादियों में उन्होंने पूरा सहयोग किया है। अभी भी वो जाते हैं, चाहे जो पुनरुत्थान से जुड़ी हुई भी है या वो कई गाँव की उन्होंने पैदल यात्रा की है, उससे जुड़े हुए जो बच्चे रहे आज तक उन्हें पूरा समर्थन सर करते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा 70+ हैं, लेकिन इतने एक्टिव है कि हम सब उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ श्री विजय जुयाल जी का स्वागत हम करते हैं। धन्यवाद अर्चना। नमस्कार। मंचासीन हमारा सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नए साल एक सभी थे बधाई हैं बैठ के बोले सकें। अच्छा मैं पिछला असल में मैं थोड़ा गड़ोली ज़्यादा बोलूँ दूँ, कोशिश करो ना तब भाई मजबूरी भी है मेरी, चले मैं ज़्यादातर गड़वा कर तो अभी मैं बोले गया पुनरुत्थान के बारे में थोड़ा कुछ हर एक प्रोग्रामों हम ये बात ही कर दूँगा कि भाई 2013 बड़े जब कार्यक्रम शुरू हुआ चाहिए तो बेटे सबसे पहले हमें ली जाए कि जो बच्चा पढ़ सकना चाहिए, जो कोई बाप मतलब ख़त्म होगी या कोई कमाल नहीं रह गया घर में, ये केदार घाटी की बात करूँ छो मैं, तो अमल उद्देश्य वही लिया कि कन के भी हो शुरुआत हम बच्चों पढ़े से करूँ कि ताकि पढ़े रहे तो पढ़िया रहा तो ऐसे आपको कुछ कर सकला। तो वही विषय जब भी बात शुरू है तो हम लोग को एक छोटी सी मीटिंग कार चाहिए, और वही मीटिंग में ये तय कार है कि भाई कन के भी हम बच्चों को पढ़े की बात करो, केदार घाटी का जो उन बच्चा है, तो वही काफ़ी बातचीत हुआ है। और शुरुआत में शुरू के दिन जन ज़्यादा डिटेल हमने जोड़ ली, शुरुआत में जन हमारे 27 बच्चों से शुरू हो गया है। 27 बच्चा मतलब हमसे 27 डोनर पहले के दिन मिल गया है और 10,000 रुपया साल का, तो वही हम 800 रुपये महीना बच्चों खड़े शुरुआत से। वो एक बात धीरे धीरे 100
175 बच्चा तक हम ली। वो एक बात 200 तक 150 तक पहुँच गए, लेकिन जो पास होना रहे वो थे फिर कम कह रही कि नहीं बच्चों में जोड़ना रहो हम लोग। और ये बीच मतलब ये वह शुरुआत, और धीरे धीरे 175 बच्चा, फिर अब तो खैर काफ़ी कम होगी, फिर ही कि कुछ हमारी कमी भी रहे, हमारे ज़्यादा लोग थे वो नहीं कर सको, या आने जाने में भी कुछ कमी हो गया, चाहे बीच में 1 साल जो कोरोना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 7-8 साल तक लगातार वो बच्चों थे वो 10,000 रुपये साल का देना रहो। आज भी हमारी प्रयास जारी है। पहले हम खाली केदार घाटी लिया चाहे, लेकिन आज जब बटे हम लोग का भी कुछ और लोग जुड़िए तो वे हम पूरा उत्तराखंड बटे चाहना छो कि हम भेजना छो जगह जगह 10,000 रुपये साल का 800 रुपये महीना हम भेजना छो। कुछ बच्चों थे अभी खाली 50 बच्चे रहिए हम, लेकिन वो एक बात हमारे फिर प्रयास है आप सभी सहयोग फिर दोबारा हम चाहना छो, और कि भाई वो बच्चों थे कहीं भी अगर आप सहयोग कर सके आप सहयोग करें, और अगर आप बगल में भी आजू बाजू कोई बच्चा दूर दराज गांव भी कोई परिवार हुआ जो कमाने वाला नहीं लेकिन बच्चे पढ़ने वाले से, तो हम चाहते हैं कि आप वो एक नाम हम थे दी, और या सहयोग तो खैर तब करूँ हम सब मिल की करना आपके पास हम दोबारा आएंगे, और ये लगातार प्रयास जारी है। आप लोग ये जरूर हमारे साथ दी और उन बच्चों से पढ़ने में सहयोग करें। धन्यवाद, ज़्यादा नहीं बोल सकते। बहुत धन्यवाद सर। और जैसे सर ने बताया कोई भी इन कार्यक्रमों से जुड़ सकता है, चाहे वो फंची हो, कोना कक्षा का हो, कलेव हो या पुनरुत्थान हो, और बहुत छोटे छोटे सहयोग से। और शुरू में जैसे तन्मय ममगाई जी ने बताया था कि जो धाद है वो पूरी संस्था चलती ही ऐसे हमारे ही आपसी समाज के सहयोग से, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर JP नवानी जी। बस सर 2 लाइनें, मतलब इतने विद्वान लोग हमारे बीच है तो थोड़ा सा उनका वो बोलते ना अमृत तो हमें मिलना चाहिए, आशीर्वचन, तो वो थोड़ा सा प्लीज़ हमें धाद के उनकी जो भी यात्रा है वो अगर थोड़ा सा हमें बताना चाहें। नमस्कार, मैं मंच थे प्रणाम कर दूँ, और जब तक भी सभागार में बैठे हैं सब तहन नव वर्ष की शुभकामनाएं दूँ। आपका नव वर्ष बहुत सुंदर लगे, आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध हैं, और देश विदेश में हमारी संस्कृति थे अग्नि बढ़ाना रहे। धाद में मैं 96 तक तुम्हें बाहर विदेश काम करते हो, वो एक बार में आऊँ, और 96 से मैं जुड़ी हूँ। वैसे तो मैं उन मेंबर नहीं रहा हूँ, पर मैं हमेशा साथ में रहूँ, हर कार्यक्रम में, हर चीज़ में, हर में सहभागिता का साथ रहूँ। मेरे चिकित्सक होने का नाता मैं इतना रेगुलर नहीं हो सको कि मैं मीटिंग में आ जाना, पर फिर भी मैं कोशिश को जब भी मेरा मौका में चट आ जान। अब गड़बड़ से भी परमिशन नहीं पद मेरे हैं। तो ये है, तो ये जो धात को कंसेप्ट यो समाज विशेष का वास्ते, यो व्यक्ति विशेष का वास्ते नहीं। लोग अपना व्यक्ति विशेष का वास्ते काम करती, लेकिन धात की संस्था समाज धात जो लोकेश जी निचन, धात जो कल्पना जी निचन या मिसेस कालन चंद, हम सब साथ मिलकर की ये बातें करना वो वहाँ खड़े बुरी धार। तो मैं आप एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ अपना सभी साथियों से, अपना दाद के भाई बंधु से, कि जो हम ये कार्यक्रम आज करना चाहें, इन कार्यक्रम अब हम तो पहाड़ में जगह धाद दिए चाहिए और आवा यख, और हम यो यख विगन है, और हम तो अपनी संस्था सक्षम बनाना इकोनॉमिक फाइनेंस के हिसाब से और हिसाब से, कि हम यो कार्यक्रम तकी बाहर अपना पहाड़ में जा करके जख पहले सबसे पहले जगह जो सुविधा हो आप समझ लें वही जिला में करें। अब एक बाद जो कठिन से कठिन जिला थी तो वे में भी करें, तो हमारी ज़्यादा सक्षम हुई, और हम ये चीज़ हैं, ये बात हैं जो सारी बात होगी, में कोई बना होना चाहिए, ये बात हैं और ज़्यादा लोगों में पूरा उत्तराखंड में हम ये हैं
कर रहा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल ये बात मुझे लगता है हमारे सचिव सर तक चली गई है कि बहुत जल्द कोई कार्यक्रम हम पहाड़ों में भी आयोजन करने की कोशिश करेंगे। और हाल ही में हम तो खैर मवाधार होके आए तो हमें तो बहुत अच्छा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, तो हम चाहेंगे सबको वो एक्सपीरियंस मिले और कोई कार्यक्रम हम पहाड़ों में भी करें। और अब मेरा आग्रह है, डॉक्टर मयंक डबराल हमारे साथ हैं और बल्लूपुर में सर का क्लिनिक है और सर बहुत टाइम से मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहे हैं, धात से हाल ही में जुड़े हैं, लेकिन बहुत उनका सहयोग धात को लगातार प्राप्त होता रहा है। डॉक्टर मयंक डबराल। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को मौका दिया आप लोगों से जुड़ने का। और बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं पहाड़ के जो कि पहाड़ के समाज को आगे बढ़ाने के में जुड़े हुए हैं। पिछले साल मैं आया था यहाँ पहली बार और मैंने कहा था मैं नशा मुक्ति पे काम करना चाहता हूँ यहाँ पे पहाड़ में, जो और जिन लोगों की इच्छा हो वो लोग आ सकते हैं। इस साल यहाँ पे सुनने ये जो फंची प्रोग्राम है खाने का, उसके बारे में है कि भाई उससे लोगों की सेहत पे कितना अच्छा असर पड़ा है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि आज की तारीख में हम जो सब्जी खा रहे हैं, जैसे दिल्ली में मैंने देखा कि यमुना नदी के बगल में सब्जी उग रही है। अब वो यमुना इतनी गंदी हो चुकी है कि वो कालिया नाग वाली यमुना हो चुकी है। अब आप चाह रहे हो कि उस सब्जी को खा के मेरी सेहत बने, वो कभी हो नहीं सकता। तो आज की तारीख में जो अनाज आ रहा है उसमें इतना फर्टिलाइज़र, इतने पेस्टिसाइड डल रहे हैं कि ये एक प्रमुख कारण है कि जो बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहे हैं। तो जो हमारे लोकल फूड्स हैं उसमें लकीली वो इन चीज़ों से बचे हुए, उनमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से वो हमारी हेल्थ को काफ़ी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एक तो ये बात है। और एक इस साल के लिए मैं एक छोटा सा संदेश दूंगा कि अब कोरोना की बात आ रही है, कोरोना से हमारे को बच के रहना पड़ेगा। और एक चीज़ ये है कि हम सोचते हैं कोरोना सिर्फ सांस से फैलता है, कोरोना खाने से भी फैलता है, दूषित खाने और पानी से भी फैलता है। और ये एक प्रमुख कारण है, जब हम बाहर का खाना खाते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, क्या होता है कि जो खाना बनाने वाला है, कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो बीमार होगा तो वो छुट्टी लेके सेल्फ आइसोलेशन में बैठ जाएगा, वो खाना बनाता रहेगा और इस तरीके से बीमारी फैलती है। तो आप लोग बहुत ध्यान रखें, इस साल मार्च अप्रैल के आसपास फिर से हो सकता है कोरोना विस्फोट हो। तो और हाथ धोना, हम बार बार हाथ इसीलिए धो रहे हैं कि वो बीमारी जो है वो हाथ और खाने के द्वारा हमारे मुंह में ना जाए। तो बाहर के खाने से या किसी भी चीज़ को, जैसे आदत होती है खाना खाते हुए मोबाइल चला रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ों से बचे। ये कोरोना सांस से ज़्यादा खाने और पानी से फैलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू। जी बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी हमारे लिए, क्योंकि वाकई में फिर से केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अंत में हमारे जो अध्यक्ष हैं आज के, श्री लोकेश नवानी जी, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो आए और अध्यक्षता का अपना जो नहीं, वो उसके बाद सर, उसके बाद, हाँ जी जी, श्री लोकेश नवानी जी। मैं चाहूँगी एक बार सब जोर से तालियां बजा दें। जानती हूँ थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है, सबको शायद भूख लगी है, लेकिन जितनी भूख बढ़ेगी उतना ज़्यादा स्वाद आएगा मुझे लगता है। धन्यवाद अर्चना जी। और सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं, और मैं भगवान से प्रार्थना कर लूँ कि आप सभी लोग ज़िंदगी भर क्वाद जुगर खाते रहें। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये यूनेस्को ने मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो मैं प्रार्थना करूँगा कि आप जीवन भर कोदा झंगोरा खाते रहें। और अब मैं बात कहूँगा कि क्योंकि सारी बातें तो आपने सुन ली हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यास जी बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे व्यास जी वाली कहानी सुनानी चाहिए, और इसी से आप धात को समझेंगे। अब वो कैसी कहानी, एक दिन मेरी एक व्यास जी से चर्चा हो रही थी, उनसे ऐसे बातचीत में उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपने देवताओं को देखा है?
तो मैंने उन्हें राक्षसों को देखा है, मैंने कहा हाँ मैंने दोनों को देख रखा है। तो उन्होंने कहा कैसे देखा अपने राक्षसों को और देवताओं को, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें ये बताया कि जो लोग न्यू ईयर पर, आज मैं पहले तो बता दूँ सोशल मीडिया में है, हमारा एक ग्रुप है जिसमें एक बकरा उन्होंने किया हुआ है कि 800 रुपये में कचमोली खाएं। तो मैंने उन्हें ये बताया कि जो लोग आज के दिन बकरा खा रहे हैं, कचमोली खा रहे हैं और उसके साथ ये सब पी रहे हैं, वो राक्षस हैं। और मैंने कहा जो न्यू ईयर में धात के प्रोग्राम में आए हुए हैं वो सब देवता हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब कैसे देवता हैं? ये सचमुच देवता हैं, क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी के लिए यहाँ आए हैं। आप लोगों का, मैं तो अभी भी कहूँगा कि वहाँ पर बकरा भुन रहा है, चले जाएं कुछ लोग, लेकिन आप नहीं गए, आप धात के कार्यक्रम में आए हैं और आपके अंदर मनुष्यता है, करुणा है, दया है, इसलिए आप धात के प्रोग्राम में आए हैं, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए आए हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की क्या है, हमारे समाज में पिछले 200 सालों में घटनाक्रम हुआ था। जब से यहाँ 1804 में नेपाल ने राजा ने आक्रमण किया था, तो हमारे समाज में एक चेंज आया था। उसके बाद ये 1814 में अंग्रेज आए और पहाड़ के लोग भर्ती होने लग गए। वहाँ से एक मनोविज्ञान का चेंज आया और पर्वतीय लोगों ने अपने को कमतर समझना शुरू किया, अपनी संस्कृति को, अपने फूड्स को, अपने अनाजों को, अपने लोगों को। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 30-40 वर्ष पूर्व तक या उत्तराखंड बनने से पूर्व तक कई लोग अपना सरनेम नहीं बताते थे, हमें झिझक लगती थी। और समझने की बात क्या है, ये हिचक ऐसी थी कि ट्रांजिट पीरियड था, समय था, एक ट्रांजिट टाइम था, संक्रमण काल कहते हैं समाजों का। तो एक संक्रमण काल था जिसने हमें भीरू बनाया, कायर बनाया, भागने वाला बनाया, अपना मूल्यांकन कम करने वाला बनाया। और इसमें फिर किसी की जरूरत थी, उस चेतना को लौटाना था कि हम क्या हैं। दुनिया का कोई भी खाना खराब खाना नहीं है, समाज के लिए कोई भी काम करना बुरा नहीं है। सामाजिक शक्ति को समझना या उसको कायम करना एक बहुत ज़रूरी काम है, उससे हमारी पहचान होती है, दुनिया में हम दिखाई देते हैं। आज भी दुनिया का सबसे विभाजित समाज पर्वतीय समाज है। तो उस चेतना को लौटाने की बात थी। तो आपको सुनकर मज़ा आएगा कि वो चेतना को लौटाने का जो काम किया था, जो माहौल बनाया था, जो बहस खड़ी की थी, जो आंदोलन किया था, इसमें आपको याद करा दूं कि धात पहले हम इसे रचनात्मक आंदोलन कहते थे, सामाजिक आंदोलन कहते थे। धात में ये शब्द लिखित है, हमारी चर्चाओं में बहस खड़ी करना, हम ये बहुत बात करते थे, बहस खड़ी करना। हम एक कम्युनिटी हैं। धात ने एक रचनात्मक आंदोलन चलाया भाषा और कल्चर का, यानी आपके हमने कहा कि हमारी भाषा में दम है। भाषाएं हजारों साल के कालक्रम में बनती हैं, कोई भाषा एक दिन में नहीं बनती। ये हिमालय में जो अनाज पैदा हुए हैं, ये हमने आज ही नहीं बनाए, ये लाखों वर्ष के कालक्रम में प्रकृति ने बो रखे हैं। आपको गलतफहमी कि हम बो रहे हैं, उसने ये धरती बनाई, उसने ये अन्न उगने के लिए यहाँ दिए, नेचर ने, जिन्हें मेलट कहकर आज कह रहे हैं, जिन्हें हमने खराब माना। इसीलिए मैंने ईश्वर से कामना की कि आप लोग, खासकर तन्मय की मम्मी जी, जिंदगी में आप कोदा झंगोरा ही खाएं, और ये अर्चना की दादी भी, आप कड़कड़ी इसीलिए हैं। कहने का आशा है कि उस चेतना को लौटाना था, और वो लौटाने का काम किसने किया आप समझ लीजिए। मैं खुद देहरादून में जब धात में आया था, तो मैं आपको थोड़ी कहानी सुना दूं। जब हमने भाषा पर काम किया तो लोगों ने हमारा उपहास किया, हमने बहस खड़ी की। सरकार ने आज भाषा के लिए काम करना और अकेडमी बना दी। मुझे याद है कि जो हमने आज ये हमारा जो कक्षा कोना का कार्यक्रम करा था, आज से भी कई साल पहले हमने शुरू किया था।
परसुन्ना खाल में 1992 में ये तन्मय की बहन वगैरह भी वहाँ गई थी, बहुत सारे बस्ता दान का कार्यक्रम चलाया था, क्योंकि धाद एक सिस्टमेटिक संगठन नहीं था, भावनात्मक ज़्यादा था, लेकिन उसी विचार ने नया रूप लिया। हम हिमालय में उत्पादकता की बात करते थे। 2010 में दून विश्वविद्यालय में हम लोगों का पहला आयोजन था, तब भी लोग हंस रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, ये पहाड़ों के अनाज की बात है, उत्पादकता की बात। और आज जो मैं कह रहा हूँ, बहस खड़ी करना, धाद द्वारा खड़ी की गई बहस की वजह से उत्तराखंड की तमाम संस्थाएं उत्पादकता पर काम कर रही हैं और हिमालय अन्न पर काम कर रही हैं, जिन्हें हम सामान्य कौतिकों में करते थे, जो हम कभी ऊपरें खाल और स्यूसी और धुमाकोट में बनाकर ये खाते थे कि हमें ये अन्न खिलाइए। आज उसे समाज ने रिकॉग्नाइज किया है। सवाल है बहस खड़ी करने का। आपके पास बहुत बड़ी सामाजिक ताकत है और आप की सबसे बड़ी बात की सामाजिक जिम्मेदारी, हम बहुत विश्वास करते हैं कि सिर्फ समाज सरकार ही कर सकती है। हम वहाँ पर जिसे कहते हैं फली नहीं फोड़ सकते, लेकिन एक सामाजिक माहौल बन रहा है। मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, उत्तराखंड में इस समय सैकड़ों लोग धाद से प्रेरित होकर बहुत सारे उत्पादकता से जुड़े कार्य और फूड फेस्टिवल इत्यादि इत्यादि कर रहे हैं और दुनिया में उसको फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक बहस है, या भाषा और समाज की बात है, इस आंदोलन को बनाने में माहौल बनाना कहते हैं और वातावरण बनाना कहते हैं, तो ये धाद ने बनाया। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हम बहुत साल पहले चेतना पर काम करते थे, सामाजिक चेतना पर और सामाजिक क्रियाशीलता पर। धाद का जो पुराने लेटर हेड है, आज भी धाद में आप सामाजिक क्रियाशीलता की बात एक पढ़ते होंगे। हमने जो महिलाओं पर भी काम किया था, हम महिलाओं को ये नहीं कहते कि मतलब आप लिपस्टिक बिंदी लगा कर आएँ, हम उनके चेतना के विकास की बात करते थे। उस समय हमने बहुत साल पहले हमारी कोटद्वार टीम गीत भी गाती थी। तो जो चेतना का सवाल भी है, महिलाओं के बीच में समाज का आधा हिस्सा है, आज उनकी भागीदारी धाद में सबसे ज़्यादा है। तो महिलाओं के लिए भी अलग से तालियां होनी चाहिए। और 9 वर्ष पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। मैं इन बच्चों को देखता हूँ, ये बहन जी हैं यहाँ पर, मंजू काला जी या अर्चना जी हैं, ये दम और खम के साथ ये सब काम कर रही हैं और इन सबको ये करते हुए, पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हुए, ये देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारी धाद की पहल हैं, इस पर सरकार का ध्यान गया है। धाद ने उस हिचक को तोड़ा है, उस चेतना को लौटाने का काम किया है। इसका इंटरप्रिटेशन हम कर नहीं पाए, लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से देखें, इतने लोगों का आना, समाज में कई लोगों ने इस विषय को अपनाया, ये भी धाद की उपलब्धि है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आप सब उसके हिस्से हैं। इसलिए आप सबको नए वर्ष पर प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। और बस अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री शिवप्रसाद ग्वाड़ी जी को। उन्हीं के सौजन्य से आज ये बहुत टेस्टी पहाड़ी जो भोजन है वो हमें प्राप्त हो रहा है, तो मैं चाहूँगी वो सबको भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे। साथ ही धन्यवाद भी करेंगे, कितनी बड़ी संख्या में लोग इतनी दूर शहर से आना, अब समय निकालना छुट्टी के दिन बहुत बड़ी बात होती है, तो उन सभी का धन्यवाद भी करेंगे और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित भी करेंगे। सभी मंचासीन और उपस्थित सभी भाई बहन सबको इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि परहित सरसि धर्म नहीं भाई। बहुत सुंदर पंक्ति है कि परहित सरसि धर्म नहीं भाई। तो ये जो धाद
परिवार है, मैं इसको संगठन भी नहीं कहूँगा, संस्था भी नहीं कहूँगा, ये जो दाद परिवार है, ये पूरा परिवार तन्मयता के साथ में, क्योंकि इसके जो सचिव हैं वो तन्मय जी हैं, इसलिए सब तन्मयता के साथ में इस कार्य के ऊपर लगे हुए हैं। किसी का किसी के प्रति कोई स्वार्थ का भाव नहीं, किसी से किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, और किसी का किसी के प्रति ये नहीं कि ये मुझसे आगे निकल गया, पंची का कार्यक्रम आगे निकल गया तो कक्षा कोना जो है पीछे छोड़ गया, नहीं, सब एक साथ मिल बैठ करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक इस परिवार का एक बहुत अच्छा कार्य है, जन चेतना का कार्य है, सबको एक साथ में ही साथ लेकर के चलना और सबको एक साथ लेकर के चलते हुए छोटे छोटी अलग अलग चीज़ों पे काम करना। अभी आप जैसे अर्चना जी ने कहा, आप डॉक्टर साहब ने कहा, अन्य सभी लोगों ने बहुत सारी बातें करी कि यहाँ जो है स्मृति वन ऐसा था। तो जैसे हमारा ये हाथ है, हाथ में अगर हम एक उंगली ऐसे रख करके किसी चीज़ को उठाना चाहेंगे तो हम कभी नहीं उठा सकते। उसके लिए पहले हमें हाथ का पंजा बनाना पड़ेगा, सबको दिखाना पड़ेगा कि भाई सब साथ आ जाओ, और उसके बाद उस पंजे को एक साथ संयुक्त करके और फिर जब मुट्ठी बनाएंगे तो उसी से हम सबको एक प्रेरणा के रूप में साथ लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पर सबने बहुत सारी बातें कही हैं और उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर कुछ नए लोग भी जुड़े हैं जिनको मैंने विशेष अपने रूप से अपनी तरफ से भी आमंत्रित किया था। तो मैं इन लोगों को केवल इतना इसलिए आमंत्रित किया कि आप लोग जो हैं आए और देखें। हमारे भाई जी हैं बलवंत सिंह रावत जी, ये बड़े मतलब ऐसे कामों में बड़े आगे रहते हैं, अन्य लोग भी हैं। तो सब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई एक राजनीतिकरण नहीं है, जैसे हम कहें कि भाई ये एनजीओ है, एनजीओ नहीं है, क्योंकि एनजीओ तो सरकार के उस माध्यम से चलता है। ये सब स्वयं सेवक हैं, स्वयं सेवी हैं और अपने ही धन के उपार्जन से और उसी उपार्जन से मार्जन करते हुए ये धातु रूपी जो एक छोटी सी नहर इन्होंने कुल एक छोटी बनाई थी, आज एक बड़ी विस्तृत नहर के रूप में इसको आगे बढ़ाया है। और मेरे ख्याल से जितने यहाँ पर लोग हैं सब इतने सामर्थ्यवान हैं कि जैसा भी फंची के लिए बोला, शुरू में हमारे सचिव तन्मय जी ने बताया, आपने बताया, अन्य सभी लोगों ने बताया कि 100 रुपया, तो आज के समय में 100 रुपया कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है। तो आप आ करके, और उससे क्या होगा कि आप सबके घर में वो मंडुआ, झंगोरा, ये सारा पहाड़ी जो अनाज हमारी दालें हैं, ये सब आपके घर तक पहुंचेंगी। आपके घर में कोई आपका अतिथि आया, कोई मेहमान आया, अरे ये कहाँ से मिल गया, आप कहाँ से मंडुआ लाए, कहाँ से झंगोरा, अरे ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप उसको प्रेरणा दे से बता सकते हैं कि चलो हमारे साथ चलो, हम भी आपके लिए भी मंगा देंगे। कहाँ से कि वही धात का जो है एक फंची कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को से आप उनको भी जोड़ सकते हैं। जैसे कक्षा कोना का है, अभी हमारे उनियाल जी का बड़ा वो रहा, बड़ी कृपा रही कि आपने हमें जो है प्रेरित किया। तो मैंने भी अपने यहाँ हमारे असवाल सिंह पट्टी में कलजीकाल ब्लॉक के अंदर इंटर कॉलेज है, मवाधार राजकीय इंटर कॉलेज, तो वहाँ हम गए कक्षा कोना जो है उसके लिए। और मेरी दोनों बेटियों ने, बड़ी बेटी अर्चना ने और ये रचना ने, दोनों ने वहाँ जो है उसको अपनी तरफ से एक कक्षा कोना चलाया है। और वो कक्षा कोना चलाया है तो जब मैं सन 76 में वहाँ से निकला था, उसके बाद बहुत कम ऐसा मौका मिला। कभी उधर से अगर रास्ते से कभी गए होंगे तो दूर से देखा होगा, लेकिन कभी स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला। और इस बार जब मैं स्कूल में गया तो स्कूल को देख करके मुझे बड़ा कष्ट भी हुआ, बड़ा दुख भी हुआ। हमारे परमादरणीय मामा जी हैं, आप भी मेरी ख्याल मवाधार से पढ़े हुए हैं, तो अगर आप कभी स्कूल में जाएं और उसको देखें
तो उस स्कूल उस विद्यालय की ऐसी दुर्गति हो रखी है, पुरानी जो बिल्डिंगें थी सारी जो है खंडर हो गई हैं, और नए जो बच्चे थोड़ा बहुत हैं भी 100 के करीब बच्चे हैं, तो उनको भी कक्षा में बैठने के लायक जगह नहीं है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। तो हमने उस समय जो है वहाँ जो है उन लोगों ने कहा कि भाई कुछ करो, तो हमने कहा मैं आपसे इसलिए विशेष को करके कि हम जो है जितने वहाँ से पढ़े, मैं काफ़ी लोगों के संपर्क में इसके बीच में आया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा कुछ करके वहाँ 1 कमरा 2 कमरे हम इस तरह से कोई निर्माण करें कि उससे आगे चल कर के हम जो है ज़्यादा नहीं, अपनी तरफ से इतना सा सहयोग हम वहाँ करें और 1 कमरा बना करके कि ताकि जो बच्चे बारिश में, सर्दी में, धूप में बाहर बैठते हैं वो कमरे के अंदर बैठ सकें। तो ये किसके माध्यम से हुआ? ये जो हमारा धात परिवार है उसके माध्यम से। पिछले साल भी हम जो है यहाँ आए थे, तो मैंने अपने पूज्य स्वर्गीय पिताजी के स्मृति में एक आम का पेड़ लगाया, और अपने पूज्य सास ससुर जी की स्मृति में हमारी श्रीमती जी भी हैं यहाँ आ रखी हैं, उन्होंने अपने पिताजी के और माँ के नाम से जो है एक जामुन का वृक्ष लगाया। तो वैसे तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से जो है धात से जुड़ा हुआ हूँ अपने बच्चों की प्रेरणा से। मेरी ये बेटी अर्चना और मेरा बड़ा बेटा शशांक को आजकल मुंबई में है, तो ये बड़े सक्रिय रहे हैं धात में। शुरू में मैंने इनको मना किया, मैंने कहा तुम कहाँ जाते, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम करते क्या हो? फिर जब इन्होंने धीरे धीरे करके मुझे बताया और मुझे भी अच्छा लगा सुन करके, और जब अच्छा लगा तो मैंने भी इनको प्रोत्साहित किया। और आज जब इनको प्रोत्साहित किया तो आज इनके ही कारण से मैं आप सब लोगों के बीच में खड़े होने के लायक और यहाँ इस मंच में आया हूँ। ये मेरा अपना इतना वो नहीं है जितना मेरे बच्चों का है। मेरे बच्चों ने बड़ी प्रेरणा दी। अब पिछली बार जो है जब मैं आया तो मैंने इनको कहा उस दिन, अपने तन में कोई मेरा भाई भी है छोटा, तो इसको कहा अब मैं तो बकता हूँ, कथा बकता हूँ, तो बकता तो बकता ही रहेगा फिर हैं, पर फिर भी जो है ज़्यादा नहीं बकूँगा तो ज़रूर आपकी प्रेरणा हो तो ज़रूर होगी। तो मैंने इनको भी बोला कि अगले साल, अगले वर्ष का भी जो है, जो आपका कैलेंडर लॉन्च का होगा, तो उस दिन भोजन व्यवस्था मेरी रहेगी, है ना। और इसी देखो मेरे लिए जनवरी का माह एक विशेष है। एक तो 9 वर्ष है, हालांकि हमारा 9 वर्ष जो है चैत्र में शुरू होता है, ये अंग्रेजी कैलेंडर 9 वर्ष है। ये तो हमारे जो है जो ईस्वी से बहुत बाद का है, पर फिर भी हम मनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे तन्मय जी सुन रहे हों तो उनको मैं विशेष आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार का कार्यक्रम आज ये 9 वर्ष की इस बेला पे 1 जनवरी को हो रहा है, ऐसा ही चैत्र नवरात्रि जो हमारा 9 संवत्सर होता है, उस दिन भी ऐसा कार्यक्रम हो, तब हम कहेंगे कि आप नया साल मनाते हैं। नहीं, वो आप भूला चित ये जो है निश्चित होना चाहिए। और आखिर में जो है जब मैं आप लोगों को धन्यवाद कह दूंगा तो एक शब्द उनके मुंह से जो है माइक पे आकर के हाँ बुलवा करके तभी मैं यहाँ से हटूंगा। तन्मय जी, आप पहले मेरे को यहाँ पे जो है आश्वस्त करो कि भाई ये होगा, यहाँ पे आकर के बताओगे तब जा कर के होगा। तो ये 9 वर्ष, क्योंकि हमारा 9 वर्ष है, उसकी अपनी एक परंपरा है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, और वो सत्ता मतलब जो है जब हम ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि सहना भवतु सहना भुनक्तु सा वीर्या करवावे, है ना। जब से ये सृष्टि की संरचना हुई तब से हमारा 9 वर्ष जो है चैत्र से प्रारंभ होता है, तो इसलिए उसमें भी जो है ये कार्यक्रम होना चाहिए। बाकी अंत में ज़्यादा कुछ न कह करके मैं केवल इतना आपसे कहूँगा कि जैसे देखो यहाँ पर ये मैंने कहा कि 1 जनवरी मेरा विशेष वो है। इस माह में 14 जनवरी को एक तो मेरे पिताजी स्वर्गीय हुए थे, तो और मेरे पिताजी को स्वर्गीय हुए लगभग जो है 58-59 के करीब हो गए। 63 साल मेरी उम्र है, तो मैं करीब 2-2.5 साल का था। और दूसरा मेरी माँ जो है इसी 28 जनवरी को 86 साल की पूरी होगी। तो उस उपलक्ष्य में भी जो है तो मैं इसलिए जो है इनको कह रखा कि भैया जो है जब तक बन पड़ेगा, जब तक उस माँ की कृपा होगी, ईश्वर ठाकुर की कृपा होगी, तो देखते हैं आगे क्या होता है।
वादा तो जो है नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है प्रयत्न करेंगे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग आए और आकर के आज के इस भोजन में मतलब जो कुछ भी है ये मेरा नहीं, ये सब आपका है। देखो हम शादी ब्याह में कोई भोज करते हैं, भंडारा करते हैं, वो करते हैं, तो हमारे पर्सनल लोग होते हैं, अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, ये हैं वो है, इसने मुझे शादी में बुलाया, उसने नहीं बुलाया, इसको कार्ड देना है, उसको कार्ड नहीं देना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब जो है मेरे सब अपने हैं और या तो मेरे सब अनजाने हैं इसलिए ऐसे हाँ, सब अपने अपने परिवार के हैं, धात परिवार के अपने हैं। तो सब लोगों को जो है मैं अंत में प्रणाम करते हुए भी, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए आज के भोजन का जो कुछ भी लुत्फ़ हो आप भोजन का लुत्फ़ उठाएं और उसके साथ में अगले साल के लिए भी ऐसी ऊर्जा के साथ आगे चलें कि ये धात में जो है आगे खूब आगे तरक्की करें और नए नए कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। आइए सभी लोग भोजन का आनंद लें और साथ ही कैलेंडर जो आज हमारा लॉन्च हुआ है सभी के लिए एक प्रति कैलेंडर की धात की ओर से रहेगी। उसके अलावा अगर किसी को लेना हो तो 25 रुपये पर कैलेंडर है। और आशा है आप सभी लोग आज के भोजन का आनंद लेंगे, पसंद करेंगे और जो भी फीडबैक हो वो भी हमें ज़रूर दें। धन्यवाद आप सभी का और पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।